हाय गाइस, मैं हूँ सबा और आज हम फिर से हाजिर हैं अपने फ्रंट सीट कन्फेशन पे। और आज हमारे साथ फ्रंट सीट कन्फेशन पे हमारी गेस्ट हैं प्राची जी। प्राची जी मेंस राइट के लिए काम करती हैं, निशांत वेलनेस सेंटर चलाती हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और मेंस राइट पे भी हम आज बात करेंगे। देखिए, हर कोई औरतों के हक के बारे में बात करता है कि औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेंटल अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं आज के समय में लड़कियां भी सशक्त हो चुकी हैं और अब पुरुषों पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेंटली उनको भी अब्यूज करा जा रहा है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता है। तो हम प्राची जी से बात करेंगे कि पुरुषों पे जो वायलेंस हो रहा है उसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे और युवाओं के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो कैसी हैं प्राची जी? हेलो सबा, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई रियली फील स्पेशल। मैं तो बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं पुरुषों के मुद्दे पे बात करूं, क्योंकि मैंने देखा पुरुषों के मुद्दे पे पुरुष बात करते हैं, औरतें या लड़कियां बात नहीं करती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुष भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको इस तरह से एक सोच है सोसाइटी की, मान लिया जाता है कि वो बड़े हार्ड होते हैं और उनको कुछ महसूस नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको भी सब महसूस होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन बस ये है कि एक इस तरह का एक सोसाइटी की मेंटालिटी है कि लड़का रोएगा नहीं। जबकि मुझे लगता है कि अगर तकलीफ हो तो लड़के को भी रो लेना चाहिए, अंदर की सारी भड़ास बाहर निकल आती है और आप लाइट फील करते हैं। तो पुरुषों को ऐसा हार्ड समझना नहीं चाहिए, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है और उनको भी तकलीफ होती है। तो हमें ये आज हम बात करेंगे कि उनको तकलीफ कैसे ना पहुंचाई जाए और उनको जो तकलीफें हैं उन तकलीफों को कैसे समाज दूर कर सकता है। तो हमें ये बताइए प्राची जी कि पुरुषों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना एक टैबू है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे समाज की सोच जिम्मेदार है कि पुरुषों के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं? देखो सबा, क्या होता है ना कि जैसे कि आपने बोला कि उनको बहुत मजबूत माना जाता है, एक सशक्त इंसान माना जाता है और हमारा जो सोसाइटी है वो बेसिकली पेट्रियार्की बेस्ड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोचते हैं ये तो हेड ऑफ द फैमिली है, इनको किस चीज का दुख, इनका काम है कमा के लाना और हमारा काम है घर चलाना। लेकिन मेंटल हेल्थ औरतों और पुरुषों दोनों का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसको टैबू माना जरूर गया है, बट आई थिंक वी शुड नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ। हमें उनके उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें पुरुषों से बात करनी चाहिए एंड हमें अब औरतों के साथ साथ पुरुषों को अवेयर करने की जरूरत है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि उनको भी ये जरूरी है कि उनको भी एक्सप्रेसिव बनाया जाए। ये माओ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी एक्सप्रेसिव बनाए। उनको ये ना कहे कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि इस तरह से कह कह कर उनको हार्श बना दिया जाता है और वो चाह के भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बचपन में जब वो रोते हैं किसी बात पे तो कहते हैं लड़की जैसे क्यों रो रहा है, लड़की हो क्या, कमजोर हो क्या। क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को कमजोर माना गया है। तो जब पुरुष अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोशिश भी करते हैं तो उनको लड़कियों से कंपेयर कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट हर जेंडर के लिए हमें ओपन अप होना होगा और इस पर बात करनी होगी और पुरुषों को भी उसी तरह अवेयर करना होगा जैसे हम औरतों को उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और इसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप ना हिंसा से हैं। राइट। यही कोशिश हम इस पॉडकास्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करना चाहते हैं पुरुष, और लोग भी नहीं ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई लड़का कहता है कि यार मैं बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ या मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके दोस्त उसका मजाक बना देते हैं, कहते हैं अरे यार तुम क्या डिप्रेस हो रहे हो, है ना। मतलब डिप्रेशन क्या है? मतलब डिप्रेशन मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत जरूरी है एड्रेस करना, और आज के समय में युवाओं में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ये इग्नोर करने वाली चीज है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह से सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आदमी तो हो, बहुत ज्यादा, चाहे औरत हो, चाहे हमारे युवा हो, उनके लिए मेंटल हेल्थ पे बात करनी पड़ेगी, मुद्दा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। होता क्या है कि हम अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, हमें अकेले रहना पसंद रहने लगता है। तो चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, दोनों से इस बारे में बात करनी चाहिए, और आदमियों से स्पेशली, क्योंकि आज की डेट में आदमी ज्यादा सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा कमजोर बन रहे हैं। हाँ, आंकड़े ये हैं। आप जब शेयर करोगे, आप जब बात करोगे इसके बारे में, तभी मामला सुलझ सकता है, वरना ये मामला इसी तरह बढ़ता जाएगा और हम कभी इक्वालिटी ला ही नहीं पाएंगे। हमें मेन राइट पे भी बात करनी जरूरी है
और उसके लिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ही नॉर्मल करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन दोनों के लिए सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम पागल हैं क्या। हाँ, क्योंकि ऐसा सोसाइटी ने इस तरह की एक सोच बना रखी है कि तुम मेंटल हो तभी तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। तो ये एक इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या हम सेशन के लिए जा रहे हैं तो हम पागल नहीं हुए हैं, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। हम हमारे अंदर जो इमोशनल तूफान जो उठा हुआ है उसको हमें रिलीज करना जरूरी है। तो ये एक चीज हमें नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। देखिए, लड़के देखने में बहुत मजबूत लगते हाँ, हैं, बहुत स्ट्रांग लगते हैं, और समझ में नहीं आता कि उनके दिमाग की क्या उथल पुथल है। आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो दिखेगी, बट मेंटल हेल्थ से अगर आप जूझ रहे हो, आप इमोशनल इम्बैलेंस है आपको, तो वो आपको नहीं दिखेगा। दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है वो आप किसी को देख के नहीं बता सकते। वो इसलिए ना क्योंकि लड़कों को ये मान लिया जाता है कि वो स्ट्रांग है, तो अगर उनके अंदर कुछ उथल पुथल चल भी रही होती है, वो तकलीफ में होते भी है ना, तो वो दिखा नहीं रहे होते हैं। वो आपसे मिलेंगे, मतलब फैमिली से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, वो सब कुछ कर रहे होंगे जो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब वो अकेले बैठ रहे हैं तो वो घुट रहे हैं, और उनकी वो जो भी तकलीफ है, वो उनकी वाइफ से रिलेटेड है, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, या मनी से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो अकेले उससे सफर कर रहे हैं। होता क्या है सबा, अभी एक केस आया था, एक फिल्म स्टार के बच्चे ने कुछ 67th फ्लोर से कूद के जान दे दी, 16th या 67, आई डोंट रिमेम्बर। सो वो टॉक्सिक फैमिली जो थी उसकी। अच्छा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और घर में इस तरह का टॉक्सिक माहौल हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की नहीं सरवाइव कर पा रहा, वो नहीं झेल पाता, क्योंकि पेरेंट्स के सबसे ज्यादा इस तरह से बिहेव करने से बच्चे पे बहुत असर होता है। और हम ये सोचते हैं कि हम सारा बोझ लड़कों पे दे देते हैं, बड़े होके हमारे कुल का दीपक बनेगा, हमारा चिराग है। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनके फैमिली तुम्ही को चलानी है। बचपन से इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि वो बचपन से उस मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, पर वो दिखा नहीं सकते क्योंकि उनको तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शो करनी है, बट अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं लिटरली, क्योंकि बीवी की जिम्मेदारी उनपे, फिर फादर की मदर की जिम्मेदारी उनपे, बच्चों की, बहनों की जिम्मेदारी उनपे, छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उनकी, बच्चों की जिम्मेदारी। अरे एक इंसान कितना झेलेगा, तो ऑब्वियसली अंदर से वो टूटे हुए हैं। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसमें भी कई बार होता है कि उनको लगता है कोई तो जो हमारी बात सुने या ये समझे हमको, और कई बार होता है कि जो स्पाउसेस हैं, जैसे बीवी है, वो नहीं समझ रही है। आज के टाइम पे तो लड़कियों को, औरतों को इतने अधिकार मिल गए हैं कि वो उन अधिकारों का मिसयूज भी कर रही है। ये तो आपने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो पुरुषों पर हो रहा है, उसमें वो महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं वो अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। वो उनको कहती हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, तो हम तुम्हें दहेज एक्ट लगा देंगे, ये लगा देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे। तो ऐसे में जो सेंसिटिव पुरुष होते हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, और ऐसे में उनको लगता है कि सोसाइटी में बात जाएगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। तो ऐसे भी हमने कई सारे केसेस हम आजकल देख रहे हैं जिसमें पुरुष जो है या तो वो अवसाद में चला जा रहा है या वो आत्महत्या कर ले रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि हमें पुरुषों के साथ साथ औरतों से भी डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई अगर आप परेशान हो तो आपका पार्टनर भी परेशान है। अगर आप चाह रहे हो आपको कोई समझे, कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले, क्योंकि हमें प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग बहुत नॉर्मल करनी पड़ेगी। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर वो थका हारा आ रहा है दिन में, उसने क्या हेक्टिक डे झेला है, क्या बॉस की गालियां सुनी हैं, क्या दिक्कतें रही हैं, उससे भी एक गिलास पानी पूछ लो। आजकल वाइफ्स इतनी डिमांडिंग हो गई हैं, बिल्कुल। मतलब अगर आपने नेकलेस नहीं दिलाया है तो वो सुसाइड पे आ जाए कि हम मर के तुम्हारा नाम लिख जाएंगे। तो लड़के पे इतना प्रेशर है कि भाई पैसा कमाना है, उसके लिए वो मशीन बन चुका है, उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करानी है, उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करानी। बगल वाले कार ली है तो हमें उससे अच्छी कार लेनी है। तो ये जो प्रेशर है ना आदमियों पे, वो उनको मशीन बना रहा है, और मशीन डैमेज हो जाती है एक टाइम पे। और मशीन तो बना रहा है, उसके अलावा जिसके लिए वो कर रहा है वो उसको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दे रही, वो इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दे रही, उसको लग रहा है हमें इमोशनल सपोर्ट। अगर औरत बीमार है तो उसे लगता है आदमी करे, पर अगर आदमी बीमार है तो औरत को नहीं लगता उसका कोई फर्ज बनता है, उसको लगता है ये तो अपने आप को संभाल ही लेंगे। इनफैक्ट बच्चों को भी ये लगता है माँ कमजोर है, पापा तो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, और बीइंग हेड ऑफ द फैमिली उन्हें लगता है
कि मैं घर चला रहा हूँ, अगर मैं टूट गया इनके सामने तो ये बिखर जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आदमी इतना सोच रहा है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ये जो कुछ औरतें हैं, मैं कुछ औरतें बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब औरतें खराब नहीं है, तो मतलब ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कुछ औरतों के खिलाफ हूँ जो पुरुषों को सता रही हैं। तो ये जो कुछ औरतें हैं, मुझे लगता है कि ये जो पुरुषों को इतना ज्यादा मेंटली हैरेस कर रही हैं, जिसमें वो पुरुष आत्महत्या की कगार पे पहुंचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से शादियों में इतना स्ट्रेंड हो जाए तो शादी खत्म कर देनी चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए। सामने वाले को इतना मेंटली टॉर्चर करने की जरूरत क्या है कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा ले और वो मर जाए, आत्महत्या कर ले। वो आदमी भी किसी का बेटा है, हाँ किसी का भाई है, बिल्कुल। सो हमें एक बार सोचना चाहिए इस बारे में। अगर आप नहीं चला पा रहे हो, आपको लग रहा है वो केपेबल नहीं है और आपको लग रहा है वो आपकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पा रहा है, जस्ट सेपरेट, सिंपल। और आप अपने लायक कोई ढूंढो। वो जरूरी नहीं है दुनिया में हर इंसान कंपैटिबल हो, लेकिन अगर शादी नहीं चल रही उसको वहीं एंड कर देना चाहिए। तो एक तरह से हमें डिवोर्स भी नॉर्मल करना चाहिए, जो हमारे इंडियन लॉ के वजह से इतनी लंबी प्रोसीजर होती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं यार डिवोर्स का केस लड़ते लड़ते, पर डिवोर्स नहीं हो पाता। हाँ ऐसा होना चाहिए, जिस तरह से शादी करना इजी है कोर्ट में जाके, मुझे लग रहा है उसी तरह से एक सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए शादी को एंड करने का भी, क्योंकि जो आज का जो दौर चल रहा है जिसमें शादियों में इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतना लोगों को तकलीफें हो रही हैं, तो सेपरेट होना इजी हो जाना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, जब चलो डिवोर्स तक बात आ जाती है, म्यूचुअल की बात आ जाती है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात होने लगती है। आप लाखों रुपए मांग रहे हो एलिमनी के नाम पे, प्रॉपर्टी मांग रहे हो उसकी। अरे उसने मेहनत से वो प्रॉपर्टी बनाई है यार, उसने वो पैसा मेहनत से कमाया है, आप खुद कमा के उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो आप सोचते हो दूसरे से ले लें, आप बिकाऊ हो इसका मतलब कहीं ना कहीं। अरे नहीं, आप लालची हो। मुझे लगता है कि अगर औरत कमजोर है और उसका डिवोर्स हुआ तो ठीक है, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती उसको खर्चा मिलना चाहिए। हाँ। खर्चा, लेकिन वो जो एलिमनी के नाम पे बिल्कुल लड़के को पूरा लूटते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही नाजायज है। अभी एक केस आया था, उस लड़की ने 10 करोड़ मांगा अपने हस्बैंड से। नाजायज है ये। हाँ, मतलब आप कुछ तो सोचो, आप जाते जाते भी उसे तोड़ के जा रहे हो, और ऐसा भी आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियों ने ये एक बिजनेस बना लिया। कुछ लड़कियों ने, हाँ, वो क्या कर रही हैं, वो शादी कर रही हैं, अच्छे लड़के एलिमनी ले रही है, छोड़ रही हैं। हाँ, 2-4 महीने शादी रखती हैं, फिर बहुत सारा पैसा एलिमनी पे ले लेती हैं और फिर दूसरी शादी कर रही हैं। मतलब उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया। अभी एक केस मैंने पढ़ा था, 57 शायद फॉल्स रेप केस का। अच्छा, सोचो, मतलब आप इस कदर अपने राइट्स का मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि आदमियों के प्रति कोई राइट्स नहीं है, उनके लिए कोई लॉ नहीं बना, तो आप उनको इस कदर टॉर्चर कर रहे हो कि आपने इतने सारे फॉल्स रेप केस लगा दिए यार। इसमें पता है क्या होता है, ये लड़कियां हैं जो नाजायज फायदा उठाती हैं कानूनों का, इसमें वो लड़कियां सफर कर जाती हैं जिनके डिसेंट या सही केसेस होते हैं, वो उसमें सफर कर जाती हैं। आजकल आदमी डर रहे हैं यार शादी से। अरे लड़कियों से डर रहे हैं, उनको डर लगता है भाई औरत हमें ड्रम में भर के ना चली जाए। बिल्कुल मारे दे रही हैं। अरे मतलब ये तो एक्सट्रीम की भी हद हो गई भाई। अगर आप किसी से पहले से प्यार करते हो, ये भी बहुत मुझे नहीं समझ में आता। ये तो हमें लगता है अगर आप किसी को चाहते थे तो आप उसे मार कैसे सकते हो, ये चीज तो मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ती। नहीं, एक चीज और हो रही है सबा, औरतें किसी से प्यार करती हैं, फिर पेरेंट्स बोल देते हैं ये लड़का तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, शादी कर लेती हैं, और फिर चल नहीं पाता है, फिर पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। राइट, ये बहुत हो रहा है, ये भी मैं बहुत देख रही हूँ। सो हमें लगता है इस पे हमें लोगों के पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए, थोड़ा अपब्रिंगिंग पे। और अगर भाई लड़की किसी को प्यार करती है, जस्ट लेट गेट हर मैरिड, सिंपल। आपको क्यों उसको जबरदस्ती कहीं बांधना है? 3 जिंदगियां बर्बाद कर। पेरेंट्स को भी जो है ना थोड़ा इजी होना पड़ेगा, ये रिजिड वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, जमाना बदल गया है। अब अगर लड़की किसी को पसंद कर रही है और वो चाह रही है कि उससे शादी कर दी जाए तो उसी से कर देनी चाहिए, वरना बाद में वो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है और अपनी शादी भी खराब कर लेती है। 2-3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और वो जो लड़का है बेचारा, वो तो अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है। उसको आप मार देते हो, और नहीं मारते हो तो वो आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाते, आप उसके कंपैटिबल नहीं हो पाते, आप उसको एकदम खत्म कर रहे हो लिटरली। बिल्कुल। और उससे बच्चे भी जो आपके होंगे वो इतने हेल्दी नहीं होंगे। वो फैमिली आपकी ब्रोकन फैमिली है वो, क्योंकि उसमें जो आपकी जो मेंटल हेल्थ का असर है वो आपके बच्चों पे भी पड़ रहा है। हाँ, तो कोई खुश नहीं है। मतलब पति का रात में घर आने का मन नहीं होता यार, कभी जाऊंगा वही किचकिच, वही बातें करेगी। तो उनका घर जाने का मन नहीं होता। ये मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में देखा है। तुम कुछ लड़कियों की बात कर रही हो सबा,
मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में देखा है, जो मेरी भी जो सराउंडिंग्स में मेन है, वो कहते हैं यार घर जाने का मन नहीं करता, वही लड़ाई वही चीजें, और जब फेस्टिवल टाइम होता है तो और ही डरते हैं। अच्छा, आज एक नई डिमांड खड़ी हो जाएगी। जैसे हमने कहा मैक्सिमम, तो हाँ मतलब इस तरह का देखो तो जा रहा है, जो शादियां कम चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आज के टाइम पे, जो आज का जो युवा है वो किसी रिलेशन में आता है, चाहे वो ऐसे रिलेशनशिप में हो या शादी कर ली हो, तो शुरू के 1-2 साल तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा रोजी रोजी है। फिर जैसे 2-3 साल 4-5 साल बीतते हैं, वो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने लगते हैं। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है यार? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो जो हमारी फीमेल्स है, हाँ पढ़ाई अच्छी है, पर उन्हें लगता है अब मैं पढ़ लिख गई हूँ तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, ये एक चीज उनके मन में आ गई है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी किसी भी सिचुएशन में। बट यार कोई भी रिलेशनशिप हो, वो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज से चलता है दोनों तरफ से, थोड़ा आदमी करे थोड़ा औरत करे तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। वो एडजस्ट भी नहीं करती और उन्हें लगता है फिर मैं घर का काम क्यों करूं। राइट। और हर इंसान इतना नहीं कमाता है कि वो एक मेड या फिर हेल्पर अफोर्ड कर पाए, तो इस पे चिक चिक शुरू होती है। और एक टाइम आता है कि आदमी को लगता है बाहर की औरतें ज्यादा अच्छी हैं, औरतों को लगता है बाहर के आदमी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बाहर की औरत खर्च कर रहे हैं, वो उनको इमोशनल सपोर्ट दे रही है, टेंशन नहीं दे रही। जब आप एक साथ रहने लगते हो, जब तक अलग अलग होते हो, आपको बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ बहुत गुड लगता है, लेकिन जब आप अलग साथ रहने लगते हो तो आपको एक दूसरे की नेगेटिव चीजें भी समझ में आती हैं। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमें वो नेगेटिविटी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप अगर किसी की पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो तो नेगेटिव चीजें भी आपको अपनानी पड़ेंगी, तभी रिश्ते चलेंगे, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। पहले शादियां ऐसी तो चलती थी कि औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती थी, बहुत कुछ निभा जाती थी, लेकिन अब क्योंकि जमाना बदल गया है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले जैसे हो जाओ, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो इसका मतलब तो ये कि हम तो बैकवर्ड सोच रहे हैं। और भाई हम तो खुद ही हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियां अब वैसे ही सोचने लगे। अब लड़कियों की मेंटालिटी बदल गई, सोसाइटी बदल गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैरिज जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा क्या? मतलब क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं शादियां कुछ ही साल चल रही है, मैं तो देखती हूँ कुछ शादियां कुछ महीने कुछ दिन वाली शादी मैंने देखी कि शादी हुई और हफ्ते भर बाद ही दोनों की पट नहीं रही है, और 2-3 महीने बाद मैंने देखा, मैंने खुद अपने आसपास के लोगों में देखा कि उनका तलाक हो गया। तो हम मैं देख रही हूँ शादियां टिकी नहीं रही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में कि शादी जैसा इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, लोग शादी नहीं करेंगे? एक तो क्या है ना, जो मीडिया हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल मोबाइल के थ्रू आपके पास इतने ऑप्शंस हो गए, आपको लगता है एक जाएगा 10 खड़े हैं। यही तो खराब है। सो डेटिंग एप्स हो गई हैं, मैट्रिमोनियल एप्स इतनी हो गई, और फ्री में आप बात करो यार, उसके लिए पैसे भी नहीं देने, तो इससे ज्यादा। और लड़कियों को लगता है कि ठीक है, लड़के लड़की दोनों को ही मान लो, उनको लगता है नहीं चल ठीक है यार, चलो किसी और से बात कर लेते हैं, तो बात करते करते वो अच्छा लगने लगता है, और फिर जब उससे शादी होती है फिर लगता है नहीं यार ये पहले वाला ज्यादा बेटर था, या नेक्स्ट देखते हैं। वो तो ठीक है कि ऑप्शंस बहुत हैं, इसीलिए इतना डिस्ट्रैक्शन है, एक जगह रुक नहीं रहा, टिक नहीं रहा। तो ये जो शादियों वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या लगता है कुछ सालों में खत्म हो जाएगा? मुझे लग रहा है लिव इन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, लिव इन का तो चल रहा है बट अभी उतना ओपन नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आगे आने वाले सालों में लोग शादी ही नहीं करेंगे, लोग डरेंगे क्योंकि उनको लगेगा यार हमारी मम्मी को नहीं एक्सेप्ट करेगी। लड़कों को यही लगता है बेसिकली कि फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी। तो लोगों के अंदर ये एक युवाओं में थिंकिंग घुसी जा रही है कि शादियां चलती ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सालों में, आने वाले सालों में युवा जो है वो शादी नहीं, जैसे आप जापान का हाल देख रहे हैं ना कि वहाँ पे शादी नहीं कर रहे हैं और बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। लोगों को तो मानना है जर्मनी में 6 महीने शादी करते हैं फिर पार्टनर बदल देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने तो मतलब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। हाँ, सो मुझे भी यही लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम लोग एम्पावर नहीं हुए, हमने इसके बारे में बात नहीं की, तो शादी नहीं चलेगी और शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। आप ये कह रही कि इस बारे में हमने अगर बात नहीं करी, तो आपको क्या लगता है ये मतलब क्या करेंगी आप, या मतलब क्या ऐसा हो जिससे कि ये चीजें थोड़ी सुधर सके? क्योंकि मुझे तो नहीं कुछ उम्मीद दिख रही है इसके सुधरने की। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आप खुद में बदलाव लाओ, और जितना आप लोगों से बात कर सकते हो उसके बारे में आसपास, इस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सुधारने की, तो वो हमें करना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट, हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस, और स्पेशली जो कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनसे बात करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमें चेंज लाना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तभी हम शादी का
जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चला पाएंगे, अदरवाइज तो ये मुझे नहीं मुझे लगता। तो लग रहा है एक्सटिंक्ट हो जाएगा कुछ आने वाले सालों में, जापान जैसा ही हाल ना हो जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, हम लोग पुरुषों की मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे कि वो भी टॉर्चर होते हैं, उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष ये देख रहा है पॉडकास्ट और वो डोमेस्टिक वायलेंस से ग्रस्त है, तो वो कहाँ जाए जहाँ वो अपनी ये बात रख सके और अपने मेंटल ट्रॉमा से वो बाहर निकल सके? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप, आप बोलो, अपनी बात रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, एंड आप भी कमजोर पड़ सकते हो, यू नीड अ सपोर्ट। तो प्लीज एक सिटिंग लेने में कुछ नहीं जा रहा है, आप काउंसलर के पास जाओ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ एंड बात करो इस बारे में, क्योंकि इमोशनल असिस्टेंस सबको चाहिए, सबको। सो आपको भी जरूरत है, एंड प्लीज आप आओ और बात करो और प्लीज ओपन अप, तभी शायद आपके आसपास के लोग भी, आप पहल करोगे तो आपके आसपास के लोग भी पहल करेंगे एंड चीजें बेटर हो पाएंगी एंड चीजें बेटर हो सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, काउंसलिंग एंड थेरेपीज एंड बहुत साइकोलॉजिकल काम टेस्ट करता है। डू बहुत काम वर्क। करता है। अच्छा ये जो आपका निशांत वेलनेस सेंटर है, क्या इसमें आप इस तरह के केसेस से डील करती हैं? या तो ये थोड़ा सा बताइए अपने वेलनेस सेंटर के बारे में। सो निशांत वेलनेस मंत्रा इज अ सेंटर जहां हम थेरेपीज के थ्रू लोगों को ठीक करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है मेडिसिन वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज मेडिसिन आपको नम बना देती है टाइम पे, तो मैं साइकियाट्रिस्ट तो बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन हमारे निशांत वेलनेस मंत्रा में कई तरह की थेरेपीज हैं, शिरोधारा है, मड थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स हैं। तो अगर आपको मतलब ठीक लगे, अगर आप फील करते हो, अगर आप भी अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट जगह है। एंड बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच रहती है हमारी, बहुत ही इमोशनल सपोर्ट हम लोग बहुत अच्छे से देते हैं, एंड बहुत ही हम एकदम फ्रेंडली वे में बात करते हैं। सो हमारे हम आपके कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट बन के नहीं, आपके दोस्त बन के आपका साथ देते हैं। मैं यहाँ पर प्राची जी का नंबर शेयर कर दूंगी, तो अगर किसी को बात करनी हो या कोई भी अपना इश्यू डिस्कस करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और प्राची जी से बात कर लीजिएगा, या निशांत वेलनेस सेंटर में आप आना चाहें तो। आपने बात सही कही कि अगर इंसान परेशान होता है तो उसको किसी से अपनी बात कह लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी की ज़िंदगी में होता है। मैंने जैसा अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी महसूस करा कि आप चाहे कामयाब हो या आप स्ट्रगलिंग हो, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, आप डिप्रेशन में जाने की या तो कगार पे होते हो या पहुंच गए होते हो, और एक पॉइंट पे आपको ये लग रहा होता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, है ना? मतलब आप अपनी जिंदगी से निराश होने लगते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कोई आपका या तो बहुत करीबी दोस्त हो या कोई हो जिससे आप अपने दिल की बात कह लें, क्योंकि जब हम अपने दिल की बात कह लेते हैं, अपनी तकलीफ कह लेते हैं ना, तो कुछ हद तक हल्का फील वो हल्की हो जाती है। जो लोग मुझे लगता है अपनी तकलीफ नहीं कह पाते हैं वही आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको अपनी बात कहनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी तकलीफ से जूझ रहे हैं तो आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो आपका अपना है और उससे आप अपने दिल की सारी बात कह लें। कोई फैमिली मेंबर ऐसा ढूंढ लें, कोई भाई बहन हो, कोई हो, या कोई ऐसा दोस्त हो। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो फिर आप किसी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे थेरेपी सेशन लीजिए, क्योंकि यही आपको इस मानसिक उत्पीड़न से थोड़ी निजात दिला पाएगा। कहना बहुत जरूरी है, और आप कह नहीं पा रहे हैं तो एक और आपके पास तरीका है, लिख लीजिए। आप पेंसिल से, पेन से डायरी पे लिख लीजिए अपनी सारी तकलीफ, तो भी कुछ हद तक आपको रिलीफ होता है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की तकलीफ को बाहर नहीं निकाल देते वो हमें अंदर ही अंदर कचोटती रहती है, और उसी में लोग ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसी घटना हो जाती है। तो आत्महत्या को कभी भी मैं जायज़ करार नहीं दूंगी, क्योंकि जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है उसको लगता है मर जाओ, सारी तकलीफें खत्म, लेकिन मरने के बाद वो अपने पीछे कितने सारे लोगों को तड़पता छोड़ जाता है और जिंदगी भर के लिए उनकी लाइफ में एक स्कार छोड़ जाता है। तो आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है जब तक हम जिंदा हैं, हम इंसान हैं, हमको स्ट्रगल करना है, हमको जीना है, और हमें अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जीना है। तो आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है, मरना सोल्यूशन नहीं है। अपनी परेशानियों को एड्रेस करिए और उनका समाधान निकालिए। परेशानियों के समाधान से ही जिंदगी बेहतर हो पाएगी। अच्छा प्राची जी, ये बताइए चलते चलते, जब
वायलेंस का विक्टिम जो है एक आदमी होता है, तो सोसाइटी उसको मजाक क्यों बना देती है? क्योंकि आप आजकल भी जो बहुत सारे केसेस देख रही है ना, जैसे वो आपने ड्रम वाली बात करी, वो कितना खतरनाक क्राइम है, लेकिन उस पे भी आपने देखा होगा बहुत से लोग हंस रहे थे, क्या अच्छा है, पहले तो औरतों के साथ होता था, अब आदमियों के साथ हो रहा है, तो ये हंसी में इस चीज को लोग उड़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब मेल वायलेंस को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उनको इसको सीरियसली लेना चाहिए। इस पे आप कुछ व्यूअर्स को सलाह दीजिए, कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ मेल के लिए कोई लॉस तो है नहीं, और मेल डोमिनेंट कंट्री में हम रह रहे हैं, तो इसलिए लोग उनका इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद जूझ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है, हर इंसान जूझ रहा है। बट दूसरे के साथ जब होता है ना, तब बड़ी मजा आती है कि देखो यार, इसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था, इसी ने कुछ गलत किया हो, क्योंकि औरतों की तो पोर्ट्रेट पूरी बेचारी वाली है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको प्लीज सीरियसली लें, चाहे आदमी जाए या युवा जाए, या क्राइम चाहे आदमी के साथ हो चाहे औरत के साथ हो, उसमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उस क्राइम के डेप्थ को समझना चाहिए। उसकी जगह आप भी हो सकते हो। हाँ, क्यों हुआ? आप कभी भी कोई किसी के साथ कुछ गलत होता है ना, उसकी जगह खुद को रख के देखो, एंड देन यू विल फील कि एक्चुअली में वो इंसान कितना टूटा हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को सीरियसली लीजिए एंड लोगों के इमोशंस को समझिए, इसकी बहुत जरूरत है आज की डेट में। आज के समय पे तो मुझे लगता है कि लोग इमोशनलेस इसलिए होते जा रहे हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है हमारे इमोशन कोई नहीं समझ रहा, तो हम किसी के क्या समझे, ये मेंटालिटी लोगों की। पड़ोस वाले से डिस्कस करोगे ना 10 जगह, उसको आप कहोगे किसी को मत बताना, 10 जगह बताएगा और मजाक बनेगा, शाम को पूरी बैठक होगी बाइक। हाँ, मतलब हर किसी से भी अपनी बात नहीं डिस्कस करनी चाहिए, सिर्फ उसी से डिस्कस करिए जो आपको लग रहा है कि वो आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वरना आप किसी से कहेंगे वो 4 जगह हंसता जाके मजाक बनाएगा आपको। तो मुझे लगता है कि चाहे क्राइम किसी के भी साथ हो रहा हो, पुरुष हो महिला हो, उसको सीरियसली गंभीरता से उसको लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, और फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। किसकी जगह आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। हम अगर दूसरे पे हंसेंगे तो हो सकता है किसी दिन हमारे साथ हो रहा हो, और ये होता है सोसाइटी में कि अगर आप किसी पे हंसते हैं ना, तो घूम फिर के किसी दिन वो चीज आपके साथ हो जा रही होती है। तो हमें किसी पे हंसना नहीं है, हमें लोगों की समस्याओं को समझना है। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो पुरुषों के साथ जो वायलेंस हो रहा है, मेंटली और फिजिकली भी उनको अब्यूज करा जा रहा है कई जगह। तो और लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक इस तरह की सोसाइटी बनानी है जिसमें हर कोई सहज हो, अपनी बात कहने से उसको ये ना लगे कि हम कुछ बताएंगे या कुछ कहेंगे तो उसके सामने वाला हंसेगा, बस कि बल्कि हमें ऐसी सोसाइटी सेंसिटिव बनानी है कि अगर कोई अपनी तकलीफ कह रहा है तो उसको लगे, तो उसको लगे कि हमको कोई सुन रहा है, बल्कि हमारा मजाक नहीं बना रहा है। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी हम पुरुषों को भी सेफ रख सकते हैं, और ये जो मेंटल इश्यूज जो हो रहे हैं इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। राजी जी, एक लास्ट एक मैसेज दीजिए आज के युवाओं को, जो आज का युवा बहुत दौड़ा भागा जा रहा है, बिल्कुल एक जगह रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लड़कियों की भी या लड़कों की भी, कि वो एक रिलेशनशिप में नहीं टिक रहे हैं, ये कुछ दिन एक रिलेशनशिप में रहते हैं फिर दूसरे में स्विच कर जाते हैं। तो एक ठहराव जिंदगी में जरूरी है एक समय पे, ये एक मैसेज दीजिए। मैं इतना ही बोलूंगी, काफी बातें हो गई हैं कि ठीक है, मतलब आपको कई बार होता है कोई पसंद आता है, फिर आपको रियलाइज होता है ये बंदा तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे मूव ऑन करना जाना चाहिए। बट यार, आप एक टाइम पे इतना मूव ऑन कर चुके हो तो कि बात आपके कैरेक्टर पे आ जाती है। बहुत प्रेशर आज के युवाओं पे है, स्टडीज का एंड काम का, काफी प्रेशर है। तो ठहराव हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। एक ऐसा इंसान होना चाहिए जब आप घर आओ तो मुस्कुरा के आपसे बात करे, आपसे आपकी तकलीफ सुने। तो मुझे लगता है ठहराव हमारी लाइफ में आना चाहिए और हमें इस पे बात करनी चाहिए। हमें लड़कियों को भी समझाना चाहिए, लड़कों को भी समझाना चाहिए कि थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, आप समझो एक दूसरे को, और उसके बाद एक्सट्रीम पे जाओ। एक दूसरे के थोड़े से फॉल्ट्स को भी ना एक्सेप्ट कर लो। हाँ। लोग अपने एक दूसरे के फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करो, थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ में। भाई आप परफेक्ट नहीं हो तो आप कैसे ये सोच रहे हो कि सामने वाला परफेक्ट हो? कुछ चीजें आप में कमी है, कुछ उसमें कमी है, लेकिन अगर आप दोनों में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, तो उसको जाने मत दो। ये मत सोचो कि दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसे जाने दें। यस,
सो एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपको लॉयल पार्टनर मिले, तो वो भी चाहते हैं आपको उनको लॉयल पार्टनर मिले। तो लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो, लाइफ इजी हो जाएगी। राइट राइट राइट। चलिए, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है सेशन रहा, और हमने पुरुषों पे बात करी। मैं तो पुरुषों के दर्द से बहुत, मतलब मुझे लगता है कि हाँ वाकई वो तकलीफ में नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो आदमी भले ही है लेकिन इंसान है, उसके अंदर भी तो तकलीफ उसको भी तो होती होगी, उसके भी तो इमोशंस होते होंगे, तो हमें उसे एड्रेस करना है। और लड़कियां या औरतें जो उनको सता रही हैं, तो प्लीज सताना बंद करिए और उनकी तकलीफ को समझिए, और अगर आपकी नहीं बन रही है आपस में तो अलग हो जाइए, एक दूसरे को तकलीफ ना दीजिए, टॉर्चर ना कीजिए, आराम से शादी से अलग हो जाइए। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और जिसको भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो या बात करनी हो, तो प्राची जी का नंबर मैंने शेयर करा है, उनसे वो बात कर सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।